नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। ये जो विषय है ये जुड़ता है डिजिटल प्राइवेसी के अधिकार से। जो राइट्स ऑफ डिजिटल प्राइवेसी है उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि बिना इजाजत के, बिना परमिशन के किसी का डेटा यूज करना गैर कानूनी है। इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू होंगे उन पर डिटेल से सारगर्भित जानकारी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज देखेंगे। आखिर न्यूज क्या है? तो न्यूज यही है कि अपने अधिकार के संदर्भ में जो डिजिटल प्राइवेसी है, ये जो अधिकार है ये काफी अहम होता है। बिना इजाजत के किसी का डेटा यूज करना गैर कानूनी है और इसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर तेजी से बढ़ते जा रहा है और इस दौर में देखेंगे तो हर व्यक्ति का, हर पर्सन का, वो चाहे बच्चा हो, यूथ हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, चाहे जो हो, सबकी रोजमर्रा की जो डे टू डे लाइफ की जो गतिविधियां हैं वो सभी डेटा में क्या हो रही हैं? कन्वर्ट हो रही हैं, बदल रही है। कहां आप गए, क्या सर्च आप किए, किससे बात किए, क्या आपने खरीदा, ये सब आपका स्मार्टफोन, एप्स, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। इससे जुड़े हुए डेटा स्टोर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है कि हर 39 सेकेंड में, 39 सेकेंड में एक जो साइबर अटैक है वो होता है। ये एक फैक्ट है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। और वर्ष 2024 में सिर्फ डीप फेक फ्रॉड से देखें तो लगभग 6000 करोड़ की धोखाधड़ी डिजिटल फॉर्मेट पे हुई है। हांगकांग की एक कंपनी है, उसको एक फर्जी एआई वीडियो के कारण 212 करोड़ का नुकसान हुआ। और ये सारे जो घटनाएं हैं, ये जो घटनाक्रम है, ये यही इंडिकेशन दे रहे हैं, यही संकेत दे रहे हैं कि डिजिटल सुविधा जो है, डिजिटल जो फैसिलिटीज है, इसके साथ साथ डिजिटल जो अटैक है, डिजिटल जो खतरे हैं, ये भी अब काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ से इसके पॉजिटिव कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है, सकारात्मक प्रभाव है, तो दूसरी तरफ इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में इससे जुड़े हुए जितने भी अहम जानकारी है उस पर बात करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूचना है। ये जो सूचना है ये संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो कोर्स हैं उन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है, जिसके तहत देखें तो जो फ्रीडम जो 15 अगस्त है उसके तहत खास तौर पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे क्या है कि ये ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस के लिए, इसके तहत संचालित जो कोर्स है जीएस ओनली यानी जीएस सामान्य अध्ययन का जो कोर्स है, जीएस सीसेट का जो कम्बो कोर्स है और जो भी ऑनलाइन कोर्स इसके तहत संचालित किए जाते हैं उन पर 60% से भी अधिक छूट आपको प्रदान की जा रही है। और ये खास बात है कि सारे जो कोर्स हैं आपको आसान ईएमआई की सुविधा पर भी प्राप्त हो सकते हैं। और भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555 पे कॉल कर सकते हैं और संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अपनी न्यूज की, जिस पर हम बात कर रहे थे। न्यूज क्या था? न्यूज यही था कि अब क्या है कि जो डिजिटल प्राइवेसी है, वो जो डिजिटल कह सकते हैं निजता है, उसका अधिकार सबको होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए डेटा का यूज करना पूरी तरह से क्या है? गैर कानूनी है। इसी के संदर्भ में देखिए तो जो साइबर सिक्योरिटी है, जो साइबर कह सकते हैं कि सुरक्षा है, उससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट है पवन दुग्गल, उनका ये कहना है कि मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट यूजर से टर्म एंड कंडीशन या अलाउ जो एसएस है इसके जरिए सहमति लेकर जानकारी ट्रैक कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन कई बार आवश्यकता से अधिक डेटा मांगा जाता है, जो कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के डिजिटल प्राइवेसी का हनन है। और इसी कारण से इस मुद्दे की हम चर्चा भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैक की जाने वाली जो कह सकते हैं जानकारियां हैं, उसमें क्या मांगा जाता है? लोकेशन मांगा जाता है, आप कहाँ पर हैं, किस स्थान पे हैं, आपका जो लोकेशन है वो फिट किया जाता है। बैंकिंग और जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है ये मांगा जाता है। कॉल और मैसेज डिटेल मांगा जाता है। ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया एक्टिविटी, बायोमेट्रिक जो डेटा है, चाहे वो फिंगर प्रिंट हो, फेस आईडी हो, इस तरह के जो डेटा है वो मांगे जाते हैं। इस कारण से देखें तो एक तरह से बड़ा एक जो मुद्दा है अब वो खुलकर आ रहा है। ऑनलाइन जो प्राइवेसी है उसके खतरे में देखें तो ट्रैक होती ये जानकारियां हैं, जैसे लोकेशन के जो डेटा है वो आपके ट्रेस होते हैं। जो भी जीपीएस और आईपी है उसके जरिए आपकी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर पोस्ट हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो जो भी आप खोज रहे हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं,
तो सर्च जो ब्राउज आप कर रहे हैं उसकी पूरी जो हिस्ट्री है, उसका पूरा जो पैटर्न है, आपने क्या खोजा, कहाँ खोजा, कौन सी साइट देखी, कितनी देर तक देखी, क्या क्या चीजें देखी, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा देखें जो भी आपके कॉल लॉग्स हैं, कहाँ आपने फोन किया, कहाँ से आपको फोन आया, कहाँ आपने मैसेज किया, तो पूरा जो पैटर्न है वो रिकॉर्ड हो रहा है। किससे कितनी बार, कितनी देर तक, कब, किस टाइम, किस पैटर्न पे आपने कॉल किया, ये सारा कंटेंट रिकॉर्ड हो रहा है। यही नहीं, बायोमेट्रिक जो डेटा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, वॉइस आईडी जैसा जितना भी सेंसिटिव आंकड़ा है, ये सब आपका रिकॉर्ड हो रहा है। आप एक तरह से देखें तो एक तरह से पूरी आपकी निजी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। बैंकिंग के स्तर पे देखें, शॉपिंग के स्तर पे देखें कि आपने कहां पर शॉपिंग की, कहां पर आपने सर्च किया, कितनी बार खरीदारी की, क्यों की, किस चीज की, ये सारे जो डेटा हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कहां पर आप एक्टिव हैं, आपकी पोस्ट कहां पर आपने डाली, किस तरह की पोस्ट डाली, उस पर कितने लाइक्स आए, आपने किसके पोस्ट को लाइक किया, कहां पर आपने कमेंट किया, कहां पर आपने शेयर किया, स्क्रोलिंग कहां पे की, ये सारी हैबिट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। कंटैक्ट लिस्ट और डिवाइस जो इंफॉर्मेशन है, फोन से सेव्ड जो आपके नंबर है, आप सोचते हैं कि आपने किसी का नंबर सेव किया है वो आप तक ही सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टॉल्ड एप्स, डिवाइस का जो मॉडल है, जो वर्जन, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। और इस कारण से देखें तो ये जो एक डिजिटल जो प्राइवेसी है, इसका जो खतरा है अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके ट्रैकिंग के अगर उद्देश्यों की हम बात करें तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग। देखिए जैसे आप देखते होंगे कि आप कोई चीज सर्च करते हैं तो तुरंत क्या होता है कि उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं आप तक पहुंचने लगती हैं। तो पहला जो उद्देश्य है कि एडवर्टाइजमेंट को टारगेट करना, जो विज्ञापन है, यूजर के इंटरफेस के मुताबिक विज्ञापन दिखाकर बिक्री को बढ़ाना। जो भी आपसे जुड़ी हुई डेटा, जानकारी जो स्टोर की जा रही है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसको कस्टमाइज करना। पहले आपने कोई चीज सर्च की, ब्राउज किया, तो आपके द्वारा सर्च की गई जो चीजें हैं वो आसानी से क्या होंगी कि दोबारा उपलब्ध उसे आपको कराया जाएगा, बार बार रिपीट होगा। जैसे आपने कोई चीज सर्च की, आप देखते होंगे मोबाइल पे, ऐप पे, कि एक चीज आपने सर्च की, उससे जुड़े हुए जितने आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके मैसेज पे, आपके अलग अलग जो वेबसाइट हैं जहां पर आप यूज करते हैं, वो चीजें दिखने लगती हैं। तीसरी बात, जो भी बिहेवियर एनालिटिक्स और जो मार्केट रिसर्च है कि आपका जो व्यवहार है उससे एक तरह से एनालिसिस किया जाए, मार्केट के स्तर पर रिसर्च किया जाए कि किस प्रोडक्ट का या फिर उस प्रोडक्ट या उस फीचर पर ध्यान दिया जाए, ये भी एक उद्देश्य है और इसका एक तरह से आकलन किया जाए, एनालिसिस किया जाए। चौथी बात, जो फ्रॉड डिटेक्शन है, यानी कि जो भी कह सकते हैं कि संदिग्ध लॉगिंग है, जो ट्रांजैक्शन है, उसकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। सरकारी जो निगरानी है कानून की अनुमति के साथ, कि जो भी कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर साइबर जो क्राइम है, कौन सा, तो साइबर जो अपराध होते हैं, साइबर जो क्राइम होता है, तो इन अपराध पर नजर रखना भी इस डेटा को कलेक्ट करने के पीछे उद्देश्य है। और सबसे लास्ट क्या है कि डेटा को मोनेटाइजेशन करना, जो आंकड़ा है उसे मोनेटाइज करना, यूजर की जो जानकारी है उसे थर्ड पार्टी को बेचकर कमाना। जैसे आप देखे होंगे कि आपके जो कांटेक्ट नंबर है, आप देखते होंगे अचानक किसी कंपनी की तरफ से फोन आता है कि हेलो, ठीक है आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि इनके पास नंबर कहाँ से चला गया। तब तक फोन आता है कि हेलो, ऐसा है कि हम ये दवा बेचना चाहते हैं, क्या आप इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्या किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं। तब तक आपसे कोई डाइटिंग वाले का फोन आ जाएगा, तो ये आप सोचते होंगे कि हमारा नंबर इनको कैसे मिला। तो जो डेटा आपके हैं वो जो कलेक्ट हो रहे हैं, उससे जो कलेक्ट करा वो क्या करता है कि अलग अलग एजेंसी, अलग अलग कंपनी, अलग अलग स्तर के जो एजेंट हैं उन्हें आपके नंबर बेचता है और पर नंबर बड़ी कीमत ये लोग पाते हैं। जैसे आपके पास अगर ठीक ठाक कलेक्शन है नंबर्स का, तो आप किसी भी, जैसे मान लिया कि आप स्टूडेंट हैं, तो कहीं से बहुत सारे, जैसे यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो मान लिया कि 100 यूपीएससी के बच्चों के जो कांटेक्ट नंबर है
वो अगर किसी के पास है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी कोचिंग, किसी भी टेस्ट सीरीज चलाने वाले, किसी भी इस तरह के जो सिविल कोचिंग से जुड़े हुए हैं, उनको वो नंबर देगा तो उसके एवज में पैसा लेता है। तो एक तरह से क्या है कि आपका जो प्राइवेसी, आपका जो डेटा है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बेचा जा सकता है। तो ये भी एक उद्देश्य होता है इस तरह के जो आपसे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उनको कलेक्ट करने के पीछे। तो ये देखें हमने। अब डिजिटल डेटा सुरक्षा से जुड़े हुए जो राइट्स हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो जो हमारा संविधान है, संविधान में कुछ कानून हमें दिए गए हैं। हमारे प्राइवेट डेटा से जुड़े हुए जो अधिकार है वो कहाँ से दिए गए हैं, तो वो आर्टिकल 21 के तहत दिए गए हैं। ये क्या कहता है कि जो एक निजता है, जो हमारी क्या है, प्राइवेसी है, क्या है, हमारी निजता है। ये जो निजता है हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। इसके अलावा देखें तो आईटी एक्ट 2000 और डेटा प्रोटेक्शन जो नियम है, ये क्या कहता है कि हमसे जुड़ी हुई जो भी पर्सनल जानकारी है, जो किसी भी व्यक्ति की निजी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है, वो जो जानकारी होती है उसकी सुरक्षा के लिए कानूनी जो ढांचा है वो आईटी एक्ट 2000 और डेटा प्रोटेक्शन जो नियम है वो यहाँ पर प्रदान करता है। कंपनियों को यूजर से स्पष्ट ये सहमति लेना है कि डेटा का जो उपयोग है उस उपयोग की पूरी जानकारी उन्हें देना अनिवार्य होगा, लेकिन इसका भी कह सकते हैं कि उल्लंघन कंपनियां कर रही हैं। इसी कारण से देखें तो डिजिटल जो प्राइवेसी है, ये जो मसला, ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डेटा के दुरुपयोग पर जो कार्रवाई है उसके विकल्प के तौर पे जो भी कंपनी है, कंपनी के ग्रीवेंस जो ऑफिसर है उनको लिखित शिकायत भेजें, या फिर यहाँ पर www.cybercrime.gov.in पर आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह का कुछ भी हो रहा है, आपसे जुड़े हुए प्राइवेट डेटा लीक किए गए हैं, या फिर www.cert.in.org.in पर डेटा लीक की रिपोर्ट आप कर सकते हैं। आर्थिक या मानसिक अगर कोई नुकसान है तो वो होने पर कंज्यूमर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप केस दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो डेटा है वो सुरक्षित रखने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे केवल आवश्यक परमिशन पर ही आप जो एप्स पे जो आवश्यक परमिशन है वही आप दें। पासवर्ड मजबूत रखें हमेशा। देखिए आप जब पासवर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है कि स्मॉल पासवर्ड, मिडिल या फिर पूछता है कि स्ट्रांग पासवर्ड डालिए, तो जिसके तहत देता है कि ठीक है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, कुछ सिंबल, इस तरह का टिपिकल आप बनाइए ताकि वो जो पासवर्ड है वो मजबूत हो, आसानी से उसे कोई डिकोड ना कर पाए। और समय समय पर उसको बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक पासवर्ड बना दिया, 10 साल से वही पासवर्ड चल रहा है और आपको पता ही नहीं आपका पासवर्ड डिकोड हो चुका है। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को हमेशा एक्टिव रखें। अनजान जो लिंक है, किसी भी लिंक पर तुरंत से क्लिक करना सोच समझकर, उसे देखकर, पढ़कर करें, और ईमेल पर किसी भी ईमेल पे आप तुरंत क्लिक ना करें। लोग होते हैं तुरंत उस फॉरवर्ड नेक्स्ट करते जाते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। पब्लिक वाईफाई पर संवेदनशील जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको नहीं करना है। ऐप्स और सिस्टम को नियमित रूप से आपको अपडेट करना है। और हालिया जो कानूनी अपडेट्स हुए हैं, जो डीपीडीपी नियम है 2025 की जो ड्राफ्टिंग है, उसमें देखें तो सहमति के बिना डेटा इकट्ठा करना, इस्तेमाल करना पूरी तरह से क्या है, ये कानून के विरुद्ध है, गैर कानूनी है। डेटा अगर आपका लीक होता है तो इस स्थिति में कंपनी को तुरंत सूचना देनी होगी। बच्चों के डेटा सुरक्षित रखने का विशेष प्रावधान है और जो भी यूजर्स हैं उनके अधिकार है कि किसी भी उनकी निजी जो जानकारी है उसका उपयोग कैसे, क्यों, कितना हो रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूरा एक मसला है जिसके बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा साइबर जो अपराध है, साइबर जो क्राइम्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात कि साइबर अपराध होता क्या है, तो ये एक क्राइम के ही तहत एक कैटेगरी है, एक उसका श्रेणी है। साइबर अपराध उस तरह के अपराध हैं जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी भी डिजिटल सिस्टम के तहत, डिजिटल प्रणाली के तहत, डिजिटल इक्विपमेंट के तहत उसका उपयोग करके अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह के अपराध को हम डिजिटल अपराध कह सकते हैं या साइबर अपराध कहते हैं। व्यक्तिगत डेटा चोरी की जाती है इस अपराध के तहत, बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं, अश्लील सामग्री डाल दी जाती है, अश्लील सामग्री बना ली जाती है, सरकारी वेबसाइट हैक किए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। और इसी के आधार पर देखें तो साइबर अपराध के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे साइबर अपराध इंटरनेट, कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस का जो इस्तेमाल है वो किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य हैं। और ये मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में
जगह बांटा जा सकता है। पहला, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया जा सकता है, क्राइम अगेंस्ट किसी भी इंडिविजुअल, किसी पर्सनल व्यक्ति के तहत। दूसरा, संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और तीसरा हो सकता है किसी भी सरकार या समाज के विरुद्ध क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी। थोड़ा सा इन पर हम बात करेंगे कि पहला जो कह सकते हैं साइबर अपराध है, उसका जो प्रकार है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध साइबर क्राइम हो सकता है। उसके तहत देखें तो साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बार बार ऑनलाइन मैसेज भेजना, उसका पीछा करना जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो जाए। साइबर बुलिंग हो सकता है, किसी भी ऑनलाइन जो अपमानित किसी व्यक्ति को करना, उसका मजाक उड़ाना, उसका खिल्ली उड़ाना, विशेष करके बच्चों और जो यूथ हैं उनके संदर्भ में ये किया जाता है। डॉक्सिंग की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति के निजी जो जानकारी है, उसका पता, फोन नंबर, तस्वीर बिना उसके अनुमति के ऑनलाइन सार्वजनिक कर देना। इसके अलावा फिशिंग की जा सकती है, नकली जो ईमेल है, वेबसाइट है, उसके जरिए जो भी बैंक या निजी जानकारी है वो चुराई जा सकती है। ऑनलाइन जो यौन शोषण है वो भी साइबर अपराध के तहत किया जाता है। इंडिविजुअल तौर पे इंटरनेट पर अश्लील जो मैसेज है, फोटो है, वो भेजकर किसी को परेशान करना, या फर्जी जो सोशल प्रोफाइल है वो बना देना। अक्सर आप देखते होंगे किसी का फोटो उठाया, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, कोई भी थोड़ा सा हिट हुआ, उसका लोग लेकर अश्लील जो फोटो है उस आईडी बना देते हैं और फिर वो व्यक्ति परेशान होता है। या किसी से दुश्मनी, किसी से द्वेष है तो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ऐसे ही क्या है कि दूसरा जो अपराध की साइबर श्रेणी है वो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, हैकिंग कर लेना, रैनसमवेयर है, क्रेडिट कार्ड के साथ धोखाधड़ी कर देना। साइबर जो कह सकते हैं कि वैंडलिज्म है वो की जाती है, जिसमें वेबसाइट या डेटा, डिजिटल जो भी आपकी सामग्री है उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, उसमें हेर फेर कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर जो पायरेसी है, बिना लाइसेंस के ही बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल अवैध तरीके से किया जाता है, उसका बेचा जाता है। ये बहुत कॉमन है। जैसे बहुत सारे लोग आप कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करें, जैसे आप आईफोन या कहें तो जब एप्पल के जो लैपटॉप यूज करते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जब यूज करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर ओरिजिनल खरीदना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे जो अलग अलग आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो वहाँ पायरेटेड क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पायरेसी होती है। तो इस तरह के जो अलग अलग फ्रॉड हैं वो साइबर क्राइम के तहत आते हैं। और तीसरा जो अपराध है साइबर क्राइम का वो सरकार और समाज के विरुद्ध होता है। जैसे साइबर टेररिज्म है, जिसमें देश की किसी भी सुरक्षा से जुड़े हुए सरकारी नेटवर्क या उसके बैंकिंग सिस्टम पे क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। साइबर वारफेयर होता है, एक देश दूसरे देश के जो डिजिटल प्रणालियां हैं उनको क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। साइबर जासूसी की जाती है, सरकारी या जो भी संवेदनशील डेटा है उससे क्या होता है कि वो चुरा लिया जाता है। जैसे बहुत पहले विकीलीक्स बहुत चला था, वो क्या करता था, अलग अलग देशों के जो निजी जानकारियां उनको चुरा लेता था, ओपन करता था, बड़ा हाईलाइट हुआ था। फेक न्यूज को बड़े स्तर पर प्रसारित कर दिया जाता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट से झूठी जो खबरें हैं वो फैला दी जाती हैं। हिंसा भड़काना, पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो चला देना, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसके तहत आती है। और भारत में देखें तो भारत की जो साइबर सुरक्षा है उसमें जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के संदर्भ में देखें तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। जैसे डिजिटल जो क्रांति है उसमें तेजी आई है, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, भीम ऐप, यूपीआई जैसी बहुत सारी योजनाएं लाखों लोगों तक पहुंची है और लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं। लेकिन अभी भी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो विकास है वो भारत में उतनी तेजी से नहीं हुआ है। डिजिटल जो कनेक्टिविटी है वो तो बढ़ी है, लेकिन इसके संदर्भ में जो सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं वो नहीं किए गए हैं। जनता में अभी भी जागरूकता की कमी है, मजबूत पासवर्ड लोग नहीं जानते हैं, अवेयर नहीं है, संदिग्ध लिंक पर तुरंत क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट टेक्स्ट करते जाते हैं, व्यक्तिगत जो जानकारी है उस जानकारी अजनबियों को साझा कर देते हैं। साइबर अपराध की रिपोर्टिंग भी कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्म से, जैसे बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि फ्रॉड हो जाता है तो वो सोचते हैं कि अरे मगर जानकारी को हम जाएंगे इसके बारे में FIR करने, तो जब लोगों को पता चलेगा, परिवार, दोस्त, मित्र, और तो वो सोचेंगे अरे कितना बेवकूफ़ आदमी है, इतना जल्दी फंस गया। तो इस तरह का जो भी सामाजिक शर्म है, समय की जो कमी है, लोगों के पास समय ही नहीं रहता है। लोग ये भी सोचते हैं कि यार ठीक है हम जाएंगे, FIR करेंगे, कुछ तो होना है, नहीं तो फिर क्यों करें। तो इस तरह की जो भी स्थिति है, या फिर देखें तो एक जो प्रोसेस है वो भी क्या है, भारत में जटिल है। तो ये सारे कारण है। इसके अलावा देखें तो तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी कमी है, लैक ऑफ जो स्किल्ड साइबर प्रोफेशनल है उनकी भारत में कमी है। सरकारी जो एजेंसियाँ हैं, जो पुलिस है, वो प्रशिक्षित जो साइबर अपराध हैं उसके संदर्भ में जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है। सीमा पार जो अपराध है, क्रॉस बॉर्डर जो अटैकर्स हैं,
जो क्राइम्स हैं, अपराधी विदेशों से काम करते हैं जिससे कानूनी कार्रवाई करने में मुश्किल होती है, पता भी चलता है तो उनके ऊपर कुछ हो नहीं पाता है। कानूनी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। आईटी एक्ट 2000 भारत में है, इसके बावजूद मामलों का जो निपटारा है वो काफ़ी स्लो होता है, तकनीकी दृष्टि से अपर्याप्त है और इस कारण से लोग एक्टिव नहीं दिखते। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए सरकारी जो पहले की गई तो बहुत सारी है। पहली तो जो हमने पढ़ी 2000 का जो आईटी एक्ट है, यही है सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी बात जो सीआरटी है, इंडियन जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो साइबर खतरों की निगरानी के लिए त्वरित जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से एजेंसी है। नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 लाई गई थी, सुरक्षित और साइबर अपराध वातावरण के लिए क्या करना, खास तौर पे काम करना। इसके अलावा जो बुद्धि पोर्टल है, साइबर जो स्वच्छता जो केंद्र है वो इसके तहत है, या फिर इंडियन जो साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है 14C, जिसे गृह मंत्रालय के केंद्रीकृत साइबर अपराध के तहत इसका पूरा जो अपराध कह सकते हैं कि निवारण से जुड़ा हुआ ये केंद्र है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो समाधान के स्तर पे भी बहुत सारी बातें की जा सकती है। भविष्य में इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, जैसे साइबर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए अपने एजुकेशन सिस्टम में। स्कूल, कॉलेज, सरकारी जो भी संस्थान है वहाँ पर साइबर से जुड़े हुए जो भी पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उनको क्या कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए। जो जन भागीदारी है वो बढ़ा दी जाए। नागरिकों को शिकायत दर्ज करने और संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उसका रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करना होगा कि उनको ठीक है, ये शर्म की बात नहीं है, समय की बात नहीं है, आपके ऊपर ऐसा ना सोचे कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए लोगों को प्रेरित करिए। निजी क्षेत्र में जो सहयोग है वो बढ़ाना होगा। बैंक, आईटी कंपनियां, स्टार्टअप मिलकर इसके लिए मजबूत जो एक सुरक्षा ढांचा है वो विकसित कर सकती है। और यही प्रयास नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सहयोग की जरूरत है, क्योंकि सीमा पार से भी बड़े स्तर पे साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसे रोकने के लिए उस देश के साथ जो एक कानूनी सहयोग है, एक जो सूचना का आदान प्रदान है, उस पर खास तौर पे काम करना होगा। और फास्ट ट्रैक जो साइबर कोर्ट्स है उनकी स्थापना करना होगा, ताकि जो स्लो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है साइबर मामलों के संदर्भ में, वो तेजी से हो सके। विशेष इसके लिए अदालतें बनाई जानी चाहिए। एआई, बिग डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके तहत जो भी संदिग्ध है, जो भी कहीं ना कहीं सस्पिशियस डिजिटल जो एक्टिविटीज हैं उनकी पहचान की जाए, उन पर रोक लगाई जाए। और व्यक्तिगत जो डेटा संरक्षण कानून है मजबूत किया जाए। संदिग्ध जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है उसे लागू किया जाए। तो इस तरह के अगर प्रयास किए जाएंगे तो ऐसे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो डिजिटल प्राइवेसी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको हल किया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी जानकारी हमने देखी। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार का, जो प्राइवेसी का राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उस रूप में मान्यता देता है? इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? इस आर्टिकल में आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है, 32 है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो इस तरह से हमने देख लिया डिटेल में कि आखिर जो डिजिटल जो प्राइवेसी का मामला है ये क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर हमने डिटेल से जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।